आफ्टरनून बच्चों। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। ओके, लास्ट टाइम जो बेटा हम लोग गुड आफ्टरनून लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था दैट वाज द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। करंट के आरएमएस वैल्यू में मैंने आपसे बोला था कि आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होगा तब जब करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वुड बी आई नॉट बाई रूट टू। और ईएमएफ में ईआरएमएस आईएमएफ में आईआरएमएस सॉरी आईएमएफ कह रहा हूँ करंट में ईआरएमएस विल बी गिवन बाय ई नॉट बाय रूट टू, और ये भी तब जब E इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी वुड बी द इक्वेशन। तो उस केस में दीज वर द फॉर्मूला फॉर द आरएमएस वैल्यूज। ठीक है, इसी पे एक दो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात आप समझिए कि जब भी आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट आपको गिवन हो, whenever in a question alternating voltage or alternating current is given, always remember कि वो जो वैल्यू गिवन होगी वो आरएमएस वैल्यू होगी, अनलेस एंड अनटिल मेंशन के वो मैक्सिमम है तब तक तो आप उसको आरएमएस मानेंगे। मान लीजिए कि आपसे मैं बोलूं कि भाई 230 वोल्ट इज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मैं आपसे कहता हूं कि 230 वोल्ट है, तो यू विल टेक इट एज आरएमएस वैल्यू, यू विल नॉट टेक इट एज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम तो तब आप मानेंगे जब वो मैक्सिमम मेंशन कर दे। इफ इट इज नॉट मेंशन एज मैक्सिमम तो आप उसको आरएमएस ही मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज 230 वोल्ट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रख लो कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला कि वेदर इट इज मैक्सिमम और वेदर इट इज आरएमएस, तो यू विल हैव टू कंसीडर इट एज आरएमएस वैल्यू। You will not take it as maximum value, rather you will take it as RMS value। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इससे अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालना हो, अगर आपको इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता करना हो कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि E RMS इज इक्वल टू E नॉट बाई रूट टू। तो फ्रॉम दिस यू कैन राइट E नॉट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ 230। भाई आरएमएस वैल्यू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ रूट टू। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज ग्रेटर, आरएमएस वैल्यू अगर मैं 230 वोल्ट ले रहा हूं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट टू टाइम्स ज्यादा आती है, यही तो मतलब हुआ। हाँ बच्चों, आरएमएस वैल्यू अगर यस है ना, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आरएमएस वैल्यू अगर आपने कुछ कंसीडर करा है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसका रूट टू टाइम्स ज्यादा होगा। ये तो सबको क्लियर हो रहा है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, एक मार्क के लिए ऐसे पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि भाई विच इज ग्रेटर, 230 वोल्ट ऑफ एसी इज ग्रेटर और 230 वोल्ट ऑफ डीसी इज ग्रेटर। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाई कौन ज्यादा है, 230 वोल्ट एसी ज्यादा है या 230 वोल्ट डीसी ज्यादा है, तो आप कहेंगे भाई 230 वोल्ट एसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डीसी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा कैसे, दोनों ही तो 230 वोल्ट है, तो हाउ एसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डीसी। तो उसका रीजन है कि आपको जो 230 एसी गिवन है ना वो उसकी आरएमएस वैल्यू गिवन है। फिर से सुन लीजिए, आपको जो 230 वोल्ट गिवन रहता है वो उसकी आरएमएस वैल्यू गिवन रहती है, किसकी, एसी की। तो अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो आप रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1.41, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1.41 तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड दैट के 1.41 से मल्टीप्लाई करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी एसी की, दैट वुड बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन दैट ऑफ 230। समझ आया सबको? इसीलिए कभी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आ जाए, एक मार्क के क्वेश्चन में कि 230 वोल्ट एसी ज्यादा या 230 वोल्ट डीसी, तो आंख बंद करके इस बात को याद रखो कि 230 वोल्ट एसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 230 वोल्ट ऑफ डीसी। अगर आपसे कोई पूछे रीजन बताओ, तो रीजन आप कहेंगे कि भाई ये जो आपको 230 वोल्ट एसी गिवन है दैट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, दैट इज एक्चुअली द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो अगर हम उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे तो विल मल्टीप्लाई इट विथ रूट टू,
और √2 से मल्टीप्लाई करने पर दैट विल बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ 230। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एसी में जो वैल्यू आपको गिवन रहती है दैट इज ऑलवेज द आरएमएस वैल्यू अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड एज द मैक्सिमम, आप उसको आरएमएस ही मानेंगे, यू विल नॉट टेक इट एज मैक्सिमम। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो, सीबीएसई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ऐसा था कि सीबीएसई ने बोला कि भाई ये करंट वर्सेस टाइम का कर्व दे दिया सीबीएसई ने, और बोला कि साहब ये ग्राफ ऐसे है। तीन पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये 2 एम्पियर है, यहाँ पर बोला -2 एम्पियर है, दिस इज -2 एम्पियर। बोला व्हाट वुड बी द IRMS ऑफ दिस करंट। कौन बता रहा है आप में से? विल यू ट्राई? सिंपल सा एक सवाल है कि आपको इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट व्हिच इज शोन बाय द ग्राफ। इस करंट का आरएमएस वैल्यू निकालिए जो आपको ये ग्राफ से दिख रहा है। हाँ जी सर, यहाँ क्या करें? I0/√2 लिख दें? आरएमएस वैल्यू में No, क्या करें? sir. I0/√2 लिख सकते हैं या नहीं? नहीं सर। नहीं सर, वो क्यों? ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए होता है और ये और ये ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं। वेरी गुड। और ऑल्टरनेटिंग करंट में भी वो स्पेशली तब होता है जब करंट इज गिवन बाय आइदर द साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। मतलब अगर करंट में साइन लिखा हो या कॉस लिखा हो तो तब IRMS इज इक्वल टू I0/√2 होता है। बट ये जो करंट है, पहली बात तो ये ऑल्टरनेटिंग ही नहीं है, दूसरी बात ये साइन और कॉस से तो दूर दूर तक इसका रिश्ता नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो कि आपका जो करंट है दिस इज नॉट वेरिएबल करंट, रादर इट इज कांस्टेंट करंट। भाई इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रही है ना, सम टाइम इट इज पॉजिटिव एंड सम अदर टाइम इट इज नेगेटिव, तो ओनली इट्स डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ दिस करंट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। तो ऐसे केस में ये कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाएगी। और व्हेन यू टेक अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मैंने आपको सिखाया था इफ यू हैव अ कांस्टेंट वैल्यूज, तो उस केस में जो आरएमएस लिखते थे वो आपको मैंने सिखाया था x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। दिस वाज द मेथड फॉर फाइंडिंग द आरएमएस वैल्यू फॉर अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये करंट भी कांस्टेंट है, तो इसका IRMS अगर आप निकालेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, ये आपको दिखेगा ऊपर वाला ये न्यूमरेटर में, if you'll add all these three terms you will get 12 divided by 3, ये हो जाएगा सर 12 divided by 3, that means it is equal to 4 का रूट करेंगे तो 2 एम्पियर। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इस करंट की आरएमएस वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 एम्पियर। इस करंट का जो आरएमएस वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। प्लीज नोट इट डाउन। यस सर। Okay, one more question. Current is given as I0 T by tau, where I0 is maximum current, T is time, and tau is a constant. Find IRMS between T equal to 0 and T is equal to tau. 0 और tau के बीच में you have to find out the IRMS value. फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पर भी IRMS को I0/√2 लिख सकते हैं? Can we write it as I0/√2? Yes or no? Sir. नो सर। No, No, sir. sir. Again, we cannot, right? Obviously, because this current is undoubtedly this current is changing with time, but it is not being represented by either of sine or cos. तो इसलिए इसका IRMS भी I0/√2 तो नहीं होगा। तो क्या करें सर? ये करंट कांस्टेंट भी नहीं है, ये करंट वेरी कर रहा है, और वेरी कर रहा है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो क्या करेंगे सर? तो मैंने आपको जनरल मेथड सिखाए थे, अगर आपको याद हो, कि करंट अगर कांस्टेंट है या कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है और उसका आरएमएस निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया था √(x1) का स्क्वायर प्लस ऑफ x2 का स्क्वायर, वैसा करना है। और अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, इफ इट इज वेरिंग विद टाइम,
तो उसकी जब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो जनरल मेथड सिखाया था दैट यू विल यूज। आपको जनरल मेथड मैंने सिखाया था कि x RMS वुड बी रिटन एज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dt विद द प्रॉपर लिमिट्स ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय अंडर dt रूट में और करेंगे। उसका स्क्वायर रूट, है ना, यस इसका रूट ले लेंगे। तो यही काम यहाँ पे कीजिए। IRMS लिखिए। तो IRMS लिखते समय आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे I की वैल्यू जो है यहाँ पर x की जगह I रखा जाएगा और I की वैल्यू क्या है, I नॉट टी बाई टाउ। तो इसका मतलब आप लिखेंगे I नॉट टी बाई टाउ का स्क्वायर dt अनडाउटेडली फ्रॉम 0 से टाउ, बिकॉज मैंने टाइम की लिमिट ली है 0 से टाउ, डिवाइडेड बाई नीचे भी लिखिए dt एंड दैट विल बी आल्सो इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से टाउ। थोड़ा सा स्पेस कम है, तो dt फ्रॉम अगेन 0 से टाउ। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं IRMS को, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये I नॉट का स्क्वायर t का स्क्वायर अपॉन टाउ का स्क्वायर dt फ्रॉम 0 से टाउ विद द लिमिट्स, एंड यहाँ पर लिखेंगे आप dt फ्रॉम 0 टू टाउ। इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो आप लिखेंगे I नॉट का स्क्वायर बाहर, टाउ का स्क्वायर बिकॉज टाउ इज अ कांस्टेंट एंड I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू विल आल्सो बी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, क्योंकि द ओनली क्वांटिटी विच विल वेरी इज टाइम। कहां से कहां तक, 0 से टाउ। नीचे इंटीग्रेट करो तो dt का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप t लिख सकते हो फ्रॉम 0 टू टाउ। यहां तक नोट करो। डन सर। डन सर। सबने कर लिया? चलिए सर, तो इसको फर्दर यस और सर। सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए IRMS अगर आप देखेंगे तो IRMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I नॉट का स्क्वायर अपॉन टाउ का स्क्वायर। t dt का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से टाउ। नीचे आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो टाउ, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दैट वुड बी 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा I नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाउ स्क्वायर, और ये वाला टाउ माइनस 0 विल आल्सो बी टाउ। यहाँ इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पुट करिए तो दिस विल बिकम इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। दिस टाउ स्क्वायर एंड दिस टाउ स्क्वायर कैंसल्स आउट। ठीक है? नहीं नहीं, मैंने कुछ गलती की है, ये इंटीग्रेशन मैंने गलत किया है। टाउ क्यूब बाई 3 होगा, सॉरी, टाउ क्यूब बाई 3। ये टी स्क्वायर था ना, वहां पर टी का स्क्वायर था ना, तो टी क्यूब बाई 3 होगा इंटीग्रेशन। देखो वो लास्ट स्टेप में टी स्क्वायर है ना, टाइम का स्क्वायर है बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये टाउ स्क्वायर ये टाउ क्यूब खत्म हो गया। तो IRMS की वैल्यू अगर आप देखें तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर रूट करो, दिस विल बिकम I नॉट, और 3 विल बिकम रूट 3। तो दिस इज द IRMS वैल्यू ऑफ दिस करंट। मतलब IRMS हमेशा I नॉट बाई रूट 2 आएगा, ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका करंट साइन और कॉस के फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है या किसी और फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर साइन या कॉस के फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है तब तो ठीक है, तब तो आंख बंद करके I नॉट बाई रूट 2 लिख दो एज द IRMS वैल्यू। But अगर if it is not being represented by either of the sine or cos function, then you will have to go by the whole process to find the RMS value of current. अगर कांस्टेंट है तो RMS वैल्यू निकालने के लिए आसान सा प्रोसेस है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। और अगर क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, इफ द क्वांटिटी इज वेरिएबल, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको पता है कि भाई इंटीग्रेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर dt अपॉन dt, फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। डन सर। चलिए सर, तो दिस वाज अबाउट द इक्वेशन ऑफ AC दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट। दूसरा RMS वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, RMS पता है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC पता है, AC
की थ्योरी पता है, ये सारी चीजें पता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द सर्किट, है ना, डिफरेंट एसी सर्किट। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो डीसी सर्किट था, जिसमें वी वर यूजिंग आइदर ऑफ द रेजिस्टर और द कैपेसिटर। अब हम यहाँ पर रेजिस्टर भी यूज कर रहे होंगे, कैपेसिटर भी यूज कर रहे होंगे, एंड अलोंग विद दैट एक और यहाँ पर सर्किट का एलिमेंट आएगा जिसका नाम है, यहाँ पर एक और सर्किट का एलिमेंट आएगा जिसका नाम होगा इंडक्टर। इंडक्टर मैंने वर्ड पहले भी बताया था, अगर इफ यू रिमेम्बर, इंडक्टर वर्ड मैंने पहले भी बताया था, इफ यू कैन रिकलेक्ट। तो मैंने आपको इंडक्टर वर्ड बोला था। इंडक्टर का मतलब कि ऐसी कोई भी कॉइल, ये जनरली आप ये कह सकते हो सोलेनॉइड, जिसमें इंडक्टेंस उसके रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में इंडक्टेंस ज्यादा होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडक्टर। तो वह अभी समझ में आ जाएगा आपको। बट इससे पहले के सर हम सर्किट वर्किट की बात करें, उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है, विच इज कॉल्ड एज फेजर। तो यहां पर मैं दो चीजों पे बात करूंगा आप लोगों के साथ, एक है फेज एंड दूसरी बात है फेजर। अब देखिए, फेज एक्चुअली में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, बट वो आखिरी के चैप्टर में है, और आखिरी के चैप्टर में बच्चों को हमेशा दिक्कत रहती है। आखिरी का चैप्टर कौन सा? एसएचएम और वेव्स, ये जो दो चैप्टर हैं क्लास 11th के, उसमें आखिरी में फेज, उस आखिरी के चैप्टर में फेज डिफाइन किया जाता है कि फेज क्या है और फेजर क्या है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि आप में से 99% किसी को याद नहीं है कि फेज क्या है, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा। और अभी जो याद दिला रहा हूं वो आपको याद रखना है, इसलिए भी याद रखना है क्योंकि आपको सेकेंड बुक में एक चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी फेज वर्ड यूज हो रहा होगा, और जो अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो भी वेव ऑप्टिक्स में यूज होगा। तो और 11th में यूज होता ही होता है। तो इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो आपको 11th भी याद रखना है और 12th भी याद रखना है, क्योंकि 11th से भी क्वेश्चन आते हैं, 12th से भी क्वेश्चन आते हैं, और बैलेंस्ड आते हैं। जैसे इस साल के नीट के पेपर में जो अभी हुआ है एक हफ्ते पहले, उसमें 11th और 12th का बैलेंस्ड रहा है पेपर। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50-50 मान सकते हो कि 50% फ्रॉम 11th सिलेबस एंड 50% फ्रॉम 12th सिलेबस, तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है। तो इसीलिए आपको मैं ये कह दूं कि भाई आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन नॉट फॉरगेट क्लास 11th सिलेबस। अगर आपका सिर्फ एम है कि 12th पास करना है, तो 12th में भी दिस फेज विल बी यूज्ड इन टू चैप्टर्स। वन इज दिस करंट चैप्टर विच इज एसी, एंड द नेक्स्ट टू दिस वुड बी द वेव ऑप्टिक्स, जिसमें ये टर्म यूज होगा फेज, और ये जो अभी मैं सिखाऊंगा कि किसी भी एसएचएम को अपन कैसे ऐड करते हैं वो। तो ये दो चीजें उसमें भी यूज होनी है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज नहीं है, बट अच्छे से समझ लें। देखिए, आपने जो करंट की इक्वेशन लिखी है, वैसे आपको मैं क्लास 11th याद दिलाऊं तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको दिखी होगी चैप्टर एसएचएम में। x is equal to a sin Yes, omega t. sir. Have you seen Yes, this sir. equation Yes, ever sir. in your life? Okay. x का मतलब, जैसे मान लो कि अगर ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ इफ वी कनेक्ट अ ब्लॉक एंड इफ वी जस्ट पुल दिस ब्लॉक एंड लीव, तो ये ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन करेगा, मतलब आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, इस तरह से ये मूव करता रहेगा। और इसके मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती थी वो ये होती थी, वन ऑफ द इक्वेशन वाज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, वेयर x का मतलब होता था, x का मतलब पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t, बिकॉज टाइम के साथ साथ इस ब्लॉक की पोजीशन चेंज कर रही होगी। तो किसी टाइम t पर ब्लॉक की जो पोजीशन है वो x है, और a का मतलब होता था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको एम्पलीट्यूड कहते थे। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t का मतलब टाइम। ये सब बता क्यों रहे हो? क्योंकि अगर आप यहां पर एसी की इक्वेशन देखो तो एसी की इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है टू दैट ऑफ द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहां पर आप क्या लिखते हो? I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर आई नॉट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम करंट, जिसको आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। टी मतलब कोई भी जनरल टाइम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और आई का मतलब क्या होता है सर? तो आई का मतलब होता है एनी जनरल वैल्यू ऑफ करंट। आई मतलब एनी जनरल वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी मतलब टाइम। इसका मतलब सर एक बात तो क्लियर हो गई, ये ऐसा करंट है जो टाइम के साथ साथ अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। ये हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग और व्हेन वी वर डिफाइनिंग व्हाट इज एसी, तब भी हमने ये बात डिस्कस करी थी। अब इसमें पॉइंट ये है कि सर
करंट किसी भी टाइम में करंट की वैल्यू होगी क्या, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा या करंट की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट। तो अगर उस चीज को हम देखें तो बेटा आपको ये दिखाई देगा कि ये जो टर्म है ना ओमेगा टी, this will decide both the magnitude as well as direction of this alternating current। ये मैग्नीट्यूड भी डिसाइड कर रहा होगा और ये डायरेक्शन भी डिसाइड करेगा। कैसे सर? सर देखो सर, अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू, आपको मालूम है ओमेगा टी की वैल्यू ये पहले भी दिखा चुका हूं, फिर से समझो। ओमेगा टी की वैल्यू इफ आई टेक इट एज 0 तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, आप सबको पता है। ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री ले लूं दैट इज पाई बाई 2, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम दैट विल बिकम इक्वल टू आई नॉट। इसी तरह से अगर ओमेगा टी की वैल्यू मैं ले लूं 3 पाई बाई 2 दैट इज 270 डिग्री, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ आई नॉट। इसका मतलब है कि बाय चेंजिंग, एक्चुअली में ओमेगा टी में सिर्फ टी चेंज हो रहा होता है, बट ओमेगा इज आल्सो अ फैक्टर जिसके साथ आप टी को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? इसका मतलब बेटा ये जो ओमेगा टी है ये ऐसी क्वांटिटी है जो हमें करंट का मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो this quantity omega t in this equation is given a name and this is called as phase। phase का मतलब होता है ऐसी quantity which gives you the magnitude and direction of the oscillating particle। ठीक है, या oscillating quantity। अगर आपको इतनी बात भी ना समझ में आए तो सिंपली एक बात समझिए कि साइन के साथ जो भी लिखा होगा, साइन के साथ जो भी लिखा हो, आम इमली अमरूद जो भी हो साइन के साथ, इसको हम साइन का आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस साइन इज नोन एज फेज। ये फेज हमें क्या बताता है? तो ये फेज हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है और साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। क्लियर है? तो फेज इज दैट क्वांटिटी व्हिच गिव्स यू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस इक्वेशन। समझ रहे हो? हाँ ना तो बोल लो एक आध बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं कि साइन के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज फेज। इसका मतलब अगर यहां पर मैं फेज की बात करूं तो फेज क्या है सर? फेज इज ओमेगा टी। अब मैंने आपसे ये बोला कि साइन के साथ जो भी लिखा होगा वो उसका फेज रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लो कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई 2, तो अब सिर्फ ओमेगा टी फेज नहीं है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फेज है, बिकॉज दिस होल फैक्टर together will decide the magnitude as well as direction of current। कैसे सर? मान लो इस केस में मैं t की वैल्यू 0 रखूं, लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ t as 0। अगर मैं t की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0 प्लस ऑफ पाई बाई 2। मतलब इसको आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i नॉट। आ रही बात समझ? ठीक है, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो i की वैल्यू कितनी हो गई? i नॉट। तो अभी भी आपको क्या पता चला? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम पता चलेगा इस पूरे टर्म से। तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 द होल टर्म इज विल बी कंसीडर्ड एज फेज। क्लियर? इसी तरह से अगर मान लो कि मैं लिख दूं कहीं पर i इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसमें t की कोई भी वैल्यू रखो तो आपको उस वैल्यू पे करंट पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आसानी के लिए t की वैल्यू 0 रख दूं तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 बचेगा, क्योंकि ओमेगा टी वाला टर्म 0 हो जाएगा। साइन माइनस थीटा, याद रखना बेटा, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है क्लास 10th में, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। खैर, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या मतलब हुआ? रूट 3 पाई बाई 2। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस ऑफ रूट 3 आई नॉट डिवाइड बाई 2। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखो करंट का मैग्नीट्यूड हो गया रूट 3 आई नॉट बाई 2 और डायरेक्शन के साथ कैसा आ गया? माइनस साइन। इसका मतलब साइन के साथ जो भी लिखा होगा उसके एंगल के फॉर्म में इन दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस, वो आपको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन या कॉस को अपन क्या कहते हैं? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस इज कॉल्ड एज फेज। समझ रहे हो? कोई Yes, तकलीफ sir. है? ये No, जो sir. सिर्फ Yes, sir. पाई के टर्म्स में जो भी चीजें मैंने लिखा है ना, इसको हम इनिशियल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या चीज होता है सर? तो इनिशियल फेज आपको ये बताता है कि t0 पर
t0 पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऐसे ये जो पूरे फेज में जो वो पार्ट है ना, सिर्फ वो पार्ट जो आपको ओमेगा टी के साथ ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, उसको हम इनिशियल फेज कहते हैं। कंफ्यूज मत हो, साइन के साथ जो भी लिखा होगा वो फेज कहलाएगा। अगर सिर्फ ओमेगा टी लिखा हुआ है तो ओमेगा टी इज द फेज, अगर ओमेगा टी प्लस कुछ एंगल लिखा हुआ है तो वो उसका फेज कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको करंट को अगर अच्छे शब्दों में लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। ठीक है, कुछ याद आ रहा है क्लास 11? यहाँ पर जो फाइव Yes, है, sir. दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब दिस विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट टी इक्वल टू 0। और ओमेगा टी प्लस फाइव को हम पूरे को क्या कहेंगे, तो पूरे को हम फेज कहेंगे। फाइव जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। इफ फाइव एट एनी पोजीशन इज जीरो, तो उस केस में हम आई को सिंपली लिखेंगे आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू सिंपली आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब है इनिशियल फेज जीरो है। और अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनिशियल फेज जीरो नहीं है। इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब यह हुआ कि टी जीरो पर आपका करंट जीरो है, और इनिशियल फेज जीरो नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि टी जीरो पर आपका करंट जीरो नहीं है, रादर इट इज नॉन जीरो, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी, कुछ उसका डायरेक्शन होगा, और वो मैग्नीट्यूड और वो डायरेक्शन किससे डिटरमाइन होगा, तो वो इससे डिटरमाइन होगा कि फाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो लिख लीजिए, फेज इज अ क्वांटिटी, phase is a quantity which gives magnitude and direction of current. Phase is a quantity which gives magnitude and direction of current at any value of time. Magnitude and direction of current at any value of time. लिख लिया? Yes, sir. आगे लिखिए मैथमेटिकली, आगे लिखिए मैथमेटिकली argument of sine, mathematically argument of sine or cos, mathematically argument of sine, argument of sine or cos is known as phase. Mathematically argument of sine or cos is known as phase. Mathematically argument of sine or cos is known as phase. हो गया बेटे? Yes, sir. अब एक और छोटा सा पॉइंट सुनिए। देखिए बेटा, इससे पहले जब हम डीसी डीसी खेल रहे थे, डीसी डीसी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज, तो उसमें बहुत आसान काम था कि अगर मान लीजिए आपको दो करंट ऐड करना है, इफ यू वर सपोज टू ऐड टू वोल्टेजेस, तो आप सिंपली अलजेब्रिक लॉ यूज करके अब करंट को ऐड कर लेते हो या वोल्टेजेस को ऐड कर लेते हो जस्ट बाय अलजेब्रिक लॉज। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो आपको कुछ नहीं करना है। इफ आई आस्क यू द नेट करंट, तो आप सिंपली लिखेंगे I1 प्लस ऑफ I2, दैट मींस यू विल राइट इट एज 3 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एंड द थिंग वाज वेरी इजी, है ना, कि भाई ये सिंपली कर लो और इससे आपको पता चल जाएगा, खेल समझ आ जाएगा। बट सर अगर मान लीजिए कि अब जो हम करंट पढ़ रहे हैं विच इज नॉट डीसी, रादर इट इज एसी, तो एसी मान लीजिए अगर दो करंट है आपको, एक एसी मैंने दिया हुआ है आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरा करंट मैंने आपको दिया हुआ है I2 इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। मान लेते हैं, ठीक है, एक करंट का फेज है ओमेगा टी, दूसरे करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। तो इन दोनों के फेज का डिफरेंस क्या है? फेज का डिफरेंस, तो दोनों के फेज का डिफरेंस क्या लिखेगा? इसका फेज ओमेगा टी प्लस 5, उस वाले का फेज ओमेगा टी। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, व्हाट यू गेट इज 5। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मुझसे कोई बोले कि भाई नेट करंट पता करो, तो नेट करंट मैं अभी भी कहूंगा कि I1 प्लस I2, बिकॉज इस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 जब आप लिखेंगे तो व्हाट विल यू राइट फर्दर, तो you will write it as I0 times of sine of omega t plus of I0 times of sine of omega t plus phi। अब सर अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके आप सिंपली 2I0 तो नहीं लिख सकते। आपको भी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक के साथ लिखा हुआ है साइन ऑफ ओमेगा टी, दूसरे के साथ लिखा हुआ है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो आप ये तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसको I0 कॉमन ले लें, बट हाउ वुड यू add these two terms, sin omega t plus of sin omega t plus of phi? तो undoubtedly आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to apply trigonometry and then you will be able to get the result. Say something. Yes, sir. Yes, बात sir. सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, एसएचएम में ये इसको प्रूफ किया जाता है। मैं और वेव ऑप्टिक्स में भी हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, वी विल जस्ट बी यूजिंग द डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि इस चैप्टर में इसके प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ दिस चैप्टर टू प्रूव दिस के दो करंट को कैसे ऐड किया जाएगा, या दो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी या दो ऑल्टरनेटिंग जो भी क्वांटिटी या ऑसिलेटिंग क्वांटिटी को कैसे ऐड करेंगे, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है उसका प्रूफ, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यस, बट वी विल डू दिस इन चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो रिजल्ट कैसे आता है। यहां पर तो हम सिर्फ रिजल्ट को यूज करें। बेटा जब लोगों ने ये किया ना कि बीच के कुछ स्टेप्स किए और जब फाइनल रिजल्ट देखा, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का आया। आपको सिर्फ रिजल्ट समझना है इस केस में। ऐसा कुछ आया, I1 का स्क्वायर प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 I2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस, ये जो डेल्टा फाई था, ये इस तरह का रिजल्ट आया। नहीं आ रही बात समझ में? बीच के स्टेप्स हमने नहीं किए हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट बीच के स्टेप्स। हमने डायरेक्टली यहां लिखा है I1 का स्क्वायर प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? पहले देख लो, बीच के स्टेप्स करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया ना नेट करंट का, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. दैट वाज इक्वल टू I1 का स्क्वायर प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ I1 I2 cos डेल्टा फाई। जब ये रिजल्ट आया तो हमारे दिमाग की बत्ती जली, और हमारे दिमाग की बत्ती कैसे जली तो समझिए। बेटा ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ द रिजल्ट ऑफ वेक्टर एडिशन। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, इफ यू हैव टू वेक्टर, लेते से कि भाई ये वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, क्लास 11 चैप्टर वेक्टर्स। तो उसमें जो इनका रिजल्टेंट आता है, सम ऑफ द टू वेक्टर्स आता है, वो ऐसे लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहां पर भी जो आपने ऐड किया तो करंट का जो सम आ रहा है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले पे की तरह आ रहा है या नहीं? यहाँ पर I1 इज वन करंट, I2 इज अनदर Yes, करंट एंड sir. डेल्टा फाई। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और यहाँ पर डेल्टा फाई इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू करंट्स। ओ, इसका मतलब सर कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें इस तरह के साइन और कॉस के फंक्शन यूज होते हैं, अगर ऐसी क्वांटिटी को हमें ऐड करना हो तो हम सर वेक्टर के फॉर्मूले पे ऐड कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वैसे ही हम यहां पर दो करंट को ऐड कर सकते हैं, या दो ईएमएफ को ऐड कर सकते हैं, या करंट और ईएमएफ को ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो लोगों ने बोला कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम, ऑल्दो करंट और ईएमएफ इज स्केलर क्वांटिटी, बट इसका रिजल्ट ऐसा आया है जो वैसा ही है जैसा दो वेक्टर को ऐड करने वाला रिजल्ट है। तो क्यों ना भाई ऐसा करें कि हम जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पार्ट हम दो करंट को दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसका क्या मतलब सर, करंट वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्या इस चैप्टर में? नहीं, करंट इज स्टिल स्केलर क्वांटिटी, ईएमएफ इज स्टिल स्केलर क्वांटिटी, बट बिकॉज इस तरह के करंट या इस तरह के वोल्टेज को ऐड करने का रिजल्ट वैसा ही आ रहा है जैसा हमारे दो वेक्टर को ऐड करने का रिजल्ट आता है, तो इसीलिए हमें बोला जा रहा है कि भाई एक काम ये करो कि आप इसमें दो करंट को एज टू वेक्टर अज्यूम कर लो जिसको आपको ऐड करना है,
या आप ईएमएफ, जो दो ईएमएफ आपको ऐड करना है उसको वेक्टर अज्यूम कर लो, और जैसे वेक्टर को ऐड करते हो वैसे ही करंट या वोल्टेज को ऐड कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि इस वाले केस में फॉर एडिशन पार्ट ऑफ करंट और वोल्टेज और ईएमएफ जो भी कह लो आप, हम इनको एज वेक्टर ट्रीट करेंगे, मतलब हम इसको एज वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द वेक्टर बाय विच वी रिप्रेजेंट द करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, दैट वेक्टर इज बेसिकली कॉल्ड एज फेजर। उसी वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं बेटा? तो उसी वेक्टर को हम फेजर कहते हैं। फिर से सुने, उसी वेक्टर को क्या नाम देंगे? फेजर नाम देंगे। कुछ हजम हो पाया? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। A phasor is defined as vectors. A phasor is defined as vectors representing amplitude and phase angle, representing amplitude and phase angle of sinusoidal voltage and current. Sinusoidal voltage and current. Sinusoidal voltage and current. सर एम्पलीट्यूड के बाद रिपीट कर देंगे? बिल्कुल, amplitude and phase angle, amplitude and phase angle of sinusoidal voltage and current. Sinusoidal voltage and current. डन बच्चे? Yes, sir. तो आप लोगों को इस चैप्टर में पूरी ये कहानी नहीं समझाते, वो डायरेक्टली सिंपली कहते हैं कि भाई करंट को और ईएमएफ को आप दो वेक्टर की तरह ट्रीट कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, वो रीजन मैंने अभी आपको समझाया। अब देखो, जैसे मान लो कि किसी करंट को हमने लिखा है आई इज इक्वल टू, एक करंट हमने लिखा है आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी जो है इसका फेज एंगल कहलाएगा, जिसको मैंने फेज कहा था, या फेज कह लो या फेज एंगल कह लो, एक ही बात। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस पूरे करंट को आई रिप्रेजेंट बाय अ वेक्टर, ये हमारा हो गया ये वेक्टर I1 के लिए, और इसका जो ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसी को हम क्या नाम दे देंगे? फेज एंगल। समझ गए? इसी तरह से मान लीजिए कि दूसरा करंट है, मान लो I2 इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। कितना है? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5। तो अब क्या करेंगे हम इसको? अब देखो कौन कौन ज्यादा है, किसका फेज एंगल ज्यादा है, I1 का या I2 का? Sir, I2 का. I2 का। इसका मतलब मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं I2 इज लीडिंग, इसको लीड करना कहते हैं। I2 इज लीडिंग I1 I1 by 5. हाँ बाई 5। तो ये जब भी लीड करेगा तो लीड को हम एंटी क्लॉकवाइज में दिखा देते हैं। ये हमारा I2 हो गया। और I2 का जो यहां से टोटल एंगल होगा दैट विल बी ओमेगा टी प्लस 5। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 5। लीड अगर हो रहा हो तो ऐसे दिखाना, इस डायरेक्शन में हम लीड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से दूसरा केस, अगर मान लीजिए सर मुझसे ये बोला जाए कि I इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी I1, और I2 हमसे बोला जाए सर आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। तो अब क्या हो रहा है? I2 इज इट लीडिंग और इज इट लैगिंग? पाई बाई 2 Sir, ना कहकर 5 lagging. कर देते, Sir, lagging. इट्स लैगिंग इन Lagging. दिस केस, है ना, क्योंकि माइनस 5 लग गया, तो मतलब ये पीछे चल रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे I2 लैग्स I1 by 5। तो अगर यहां पर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करें जिसको फेजर कहते हैं, तो अगर हम यहां पर I1 और I2 का फेजर दिखाएं तो I1 का हमने ये दिखा दिया, एंड दिस एंगल फेज एंगल इज ओमेगा टी, और I2 का फेज एंगल अब लैग कर रहा है तो लैग को इधर दिखाओ।
इस डायरेक्शन में हम लैग को रिप्रेजेंट करते हैं, लैग। एंड बाय व्हाट एंगल इज इट इट्स लैगिंग? बाय दिस, तो बाय एन एंगल ऑफ 5। तो ये 5। समझ आ गई बात? दिस इज हाउ यू विल बी ड्राइंग द वेक्टर्स और द फेजर्स फॉर द करंट और ईएमएफ। चाहे करंट हो या ईएमएफ हो, दोनों के लिए इसी तरह से आप शो करेंगे। मैंने इस केस में सिर्फ अभी करंट को शो किया है, क्योंकि हमें बेसिकली अभी जब सर्किट पढ़ेंगे तो सर्किट में हमें अभी खुद चीजों के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हमने तो यहाँ पर जो शो किया दैट आई हैव जस्ट शोन द करंट, बट इसी तरह से वी कैन शो द वैल्यूज ऑफ ईएमएफ। आप इसको नोट कर लें, फेजर में इसको नोट कर लें। सर, जी, आपने करंट का नॉन जीरो और जीरो वाला जो एक फैक्टर बताया था वो प्लीज दोबारा बता देंगे? नॉन जीरो जीरो वाला फैक्टर मतलब? सर, अभी जब करंट जीरो होता है तो ऐसे होता है, और नॉन जीरो होता है तो भी आपने कुछ बताया था। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। नहीं सर। अच्छा, नोट करिए। यस सर। हो गया बेटा जो नोट कर रही थी? यस सर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कोई जीरो का फैक्टर कुछ भी नहीं बताया था। मैंने ये बोला था कि अगर करंट ऐसे लिखा हुआ है आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका मतलब इसके फेज एंगल में सिर्फ ओमेगा टी है और कोई टर्म और आगे नहीं है। तो इस केस में हमेशा ये कह सकते हैं हम कि जब टी जीरो होगा तो करंट की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब है कि टी जीरो पे करंट जीरो है, करंट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। बट अगर मान लीजिए कि इसमें ऐसे लिखा हो आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा हो, लेट अस से फाइव लिखा हो, तो अगर मैं इस केस में टी को जीरो पुट करूंगा तो करंट की वैल्यू टी जीरो पे जीरो नहीं होगी, बिकॉज साइन फाइव तो बचेगा ना, और साइन फाइव की कुछ वैल्यू होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो कि आई इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 5/6, और मैंने इसमें टी की वैल्यू जीरो पुट कर दिया, तो टी को अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5/6, और साइन ऑफ 5/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब 1/2। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट बाई टू, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट जीरो। ठीक है, तो अगर किसी करंट की इक्वेशन में इनिशियल फेज है तो इसका मतलब है टी इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो नहीं। और अगर करंट की इक्वेशन में इनिशियल फेज नहीं है, सिर्फ ओमेगा टी लिखा हुआ है, उसका आगे नहीं लिखा हुआ कुछ, तो इसका मतलब है कि फिर तो करंट की वैल्यू टी जीरो पे जीरो है। और अगर ओमेगा टी के आगे भी कोई टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पर जीरो नहीं है। अब समझ में आई बात? यस सर, आगे। ठीक है, तो यहां तक क्लैरिटी हो गई। फेजर आपको समझ में आ गया, कुछ कुछ समझ में आ गया कि भाई ऑल्दो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ईएमएफ जो भी कह लो, दे आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटीज, बट द वेक्टर sum or the formula of vector sum can be applied for adding the two current or two EMFs, because हम जब ड्राइव करते हैं तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है जैसा दो वेक्टर को ऐड करने का रिजल्ट आता है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि यू कैन रिप्रेजेंट करंट और EMF बाय वेक्टर्स इंस्टेड ऑफ बाय राइटिंग द होल थिंग। You just represent them by vectors and apply the vector algebra to add two current or two voltages. अब यही चीज हमें याद रखनी है, आगे के सर्किट में हमें यूज होगा। तो अब आओ, लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट सर्किट्स। तो सबसे पहली सर्किट जो हमें पढ़ना है इसी में, दैट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अभी प्योर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इस सर्किट में अभी हम जस्ट वी विल बी यूजिंग ओनली अ रेजिस्टर एंड नो अदर सर्किट एलिमेंट। सर्किट का कोई और दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर रहे होंगे, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर नहीं यूज कर रहे हैं। रेजिस्टर है तो सिर्फ रेजिस्टर लगा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका ये मतलब नहीं
कि प्योर वाला रेजिस्टर है, इसका मतलब है कि सिर्फ रेजिस्टर है और कोई दूसरा सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एक्चुअली में ये जो भी हम सर्किट अभी डिस्कस करेंगे, वेदर इट बी प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन सारे सर्किट में एक चीज हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि व्हाट इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच का फेज एंगल का डिफरेंस क्या है? आर दे इन द सेम फेज, दैट मींस देयर डिफरेंस ऑफ फेज एंगल इज जीरो और इट इज नॉन जीरो, कितना होगा, किस केस में क्या होगा, उस बात को हम फाइंड कर रहे हैं सर। अब आप ये कह सकते हो कि भाई आपको इस बात से इतनी जरूरत क्या है, व्हाई डू यू वांट द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ, क्या आफत पड़ी है जो आप फेज एंगल कैलकुलेट करते फिर रहे हो? तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपने देखा है कि जब भी आप दो करंट को ऐड करेंगे या दो ईएमएफ को आप ऐड करेंगे या आप करंट और ईएमएफ को ऐड करेंगे, तो उस केस में आपका फेज एंगल विल मेक प्ले अ मेजर रोल इन दिस, बिकॉज आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos डेल्टा फाई, where delta phi will be the phase difference between the current, two currents or two voltages or one current and one voltage। ठीक है, तो इसीलिए हमें फेज एंगल चाहिए, फेज एंगल का डिफरेंस चाहिए करंट और वोल्टेज का। हम ये देखना चाहते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में हैं या कोई लीड कर रहा है या कोई लैग कर रहा है। लीड करने का मतलब कोई आगे चल रहा है या कोई पीछे चल रहा है, ये चेक करना है। तो इसीलिए पहले हम ये बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर हो सकता है सर्किट में, एक इंडक्टर एक कैपेसिटर हो सकता है सर्किट में, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर हो सकता है सर्किट में, या तीनों सर्किट में एलिमेंट हो सकते हैं। तो आगे हम इन चीजों पे जाएंगे। तो इसीलिए पहले हम ये समझना चाहते हैं कि भाई अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है या नहीं, अगर प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट हो तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है या नहीं, और इसी तरह से इंडक्टिव सर्किट हो तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है या नहीं। तो ये पूरा जो खेल हम खेल रहे हैं, ये हम खेल रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। ठीक है, तो देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मान लीजिए कि सर ये रेजिस्टर है आपका और ये आपने एक एसी सोर्स ले लिया है। देखो एसी जब भी हम बनाते हैं ना तो ऐसा वेव फॉर्म दिखा देते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा जब भी बना हुआ हो इसका मतलब है कि एसी की बात हो रही है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, अनडाउटेडली आपने सोर्स एसी लगाया है तो अनडाउटेडली करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। मान लीजिए इस एसी का जो सोर्स है उसका वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सोर्स। तो भाई अगर इस सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू निकालनी जाए तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि भाई ईएमएफ को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको करना क्या है, बोथ साइड यू जस्ट डिवाइड इट बाय आर। तो इधर भी आर से डिवाइड कर दो, इधर भी आर से डिवाइड कर दो, साइन ऑफ ओमेगा टी। भाई ईएमएफ को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द करंट, ये वाला हो जाएगा मैक्सिमम करंट एंड दिस विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो दिस वी हैव गॉट द करंट इन द रेजिस्टिव सर्किट एंड दिस इज द ईएमएफ ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट। अब अगर तुम इन दोनों को कम देखो, करंट को और ईएमएफ को, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड ईएमएफ इन दिस रेजिस्टिव सर्किट? सर जीरो। जीरो। सबको समझ में आया? डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पर भी ओमेगा टी है और यहाँ पर भी ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी, इसका मतलब है कि डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट एंड ईएमएफ कह लो या वोल्टेज कह लो, जो मन करे आपका, विल बी इन सेम फेज। अच्छा, सेम फेज होने का मतलब पहले समझ लो, विल बी इन सेम फेज। एक मतलब तो आपको समझ में आ गया कि फेज डिफरेंस जीरो है। इसका दूसरा एक्चुअल मतलब यह है कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर या ईएमएफ अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा सेम टाइम पे। करंट और ईएमएफ दोनों अपने अपने मैक्सिमम वैल्यू पर सेम टाइम पे पहुंचेंगे। देयर विल बी नो टाइम डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट इन रीचिंग देयर मैक्सिमम वैल्यूज, देयर रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज। अब यहां से एक बात पहले क्लियरली समझ लीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि जितना करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसा मैंने नहीं बोला है। आई डिडंट से दैट कि करंट की और वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट वुड बी सेम, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं वो सुने। मैं आपसे कह रहा हूं कि करंट की जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो
और वोल्टेज की जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो, करंट और वोल्टेज दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज पे सेम टाइम पे पहुंचेगा। कब पहुंचेगा बोलो? सेम टाइम पे पहुंचेगा। जो Same भी उसकी time. मैक्सिमम वैल्यूज है दे विल रीच टू द मैक्सिमम वैल्यूज एट सेम टाइम। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। So, yes, sir. ठीक है, अब कैसे होगा चलो देखते हैं। इसको अगर मैं साइनोसॉइडल कर्व से रिप्रेजेंट करूं तो आपका ये जो ईएमएफ है वो ऑल्टरनेटिंग है, तो ऐसे बना दीजिए। ये ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज साइन का ही ग्राफ बनेगा ईएमएफ के लिए भी, तो यू विल रिप्रेजेंट इट बाय साइन का कर्व। समझ गए? यस सर। अब करंट को भी ड्रॉ करोगे तो करंट भी साइनोसॉइडल है एंड करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज, तो इसका कर्व बना दो साइनोसॉइडल कर्व। तो ये करंट का जो ये ब्लू वाला मैं बना रहा हूँ, ये आप मान लीजिएगा करंट के लिए बना रहा हूँ, तो दिस इज द कर्व फॉर द करंट। ये वेव फॉर्म कह लो या साइनोसॉइडल कर्व कह लो ईएमएफ के लिए और करंट के लिए। ये लाल वाला रिप्रेजेंट्स ईएमएफ और ये जो ब्लू वाला है दैट रिप्रेजेंट्स करंट। तो ये तो हो गया इसका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स ऑफ करंट एंड ईएमएफ इन दिस केस। अच्छा, दूसरा हम इसी को फेजर के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तब यहां पर देखो, ईएमएफ की बात करो तो ईएमएफ के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे और ईएमएफ का फेज एंगल कितना है, तो ईएमएफ का फेज एंगल है ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ ड्रॉ कर दिया आपने, यू रिप्लेस दिस ईएमएफ बाय अ वेक्टर जिसका ये फेज एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। अच्छा, करंट का भी फेज एंगल कितना है बेटा? तो ओमेगा टी। Omega T. ओमेगा टी। तो जाहिर सी बात है करंट भी इसी लाइन पे आएगा, मतलब इसी लाइन पे होगा क्योंकि उसी एंगल से ये भी है। तो करंट और ईएमएफ दोनों के लिए फेजर अगर बनाया जाए तो दिस वुड बी द फेजर फॉर ईएमएफ एंड करंट। तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द फेजर। ठीक है, इसको नोट करें। इसका मतलब याद रखने वाली बात इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो ईएमएफ एंड करंट बोथ विल बी इन द सेम फेज। Done, sir. चलिए, सबने नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट सर्किट। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सॉरी, प्योर रेजिस्टिव हो गया ना, सॉरी माय मिस्टेक। प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट, कैपेसिटेटिव। प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट, इसका क्या मतलब? अभी सर्किट में हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं? विच सर्किट एलिमेंट? Capacitor, sir. कैपेसिटर। तो लेट अस कनेक्ट अ कैपेसिटर अक्रॉस एसी सोर्स। वही कैपेसिटर जो हमने पहले पढ़ा था जिसके बारे में पूरा एक चैप्टर, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स आपका। लेटेस्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। तो अब देखो, अगर आपने ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द कैपेसिटर देन आल्सो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, पहले तो हम ये लिख दें ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। बट बेटा जिस तरह से हमने रेजिस्टर के केस में क्या किया था, वी जस्ट डिवाइडेड द इक्वेशन बाय रेजिस्टेंस टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट। बिकॉज हमें मालूम है वोल्टेज और वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट मिलेगा। हमें ये बिल्कुल मालूम है कि वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो करंट मिलता है। बट क्या कभी आपने सुना है कि वोल्टेज को अगर मैं कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दूं तो करंट मिलेगा? कभी पढ़ा है क्या? वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इज करंट, ऐसा तो नहीं होता। इनफैक्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस की अगर बात करोगे तो वो करंट नहीं होता, वो 1 चार्ज हो जाएगा। Q इज इक्वल टू CV होता है। खैर, तो सर इसमें हम करंट कैसे फाइंड करें? हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ करंट? तो इससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं एक बात समझो पहले। अगर मान लो ये कैपेसिटर है और मैं आपसे कहूं कि 10 वोल्ट का मैंने सेल इसके अक्रॉस कनेक्ट किया है,
तो कैन यू टेल मी कि व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? अगर मैंने 10 वोल्ट का सेल लगाया है अक्रॉस द कैपेसिटर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? व्हाट वुड बी दैट वैल्यू? For 10 volt. ऑफ कोर्स 10 वोल्ट। सबको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ऑफ कोर्स इट वुड बी 10 वोल्ट, है ना? व्हाई विल इट बी 10 वोल्ट? क्योंकि सर आपको मालूम है कि 10 वोल्ट का सेल लगाया तो पूरा वोल्टेज तो उस कैपेसिटर के ही अक्रॉस है ना, तो अनडाउटेडली इट वुड बी 10 वोल्ट। तो इसी तरह से बेटा इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमने सोर्स कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज है E इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मैं कह सकता हूं किसी भी टाइम पे जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कह लें आप, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओनली। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटर कि चार्ज ऑन एनी टाइम ऑफ द कैपेसिटर इज रिटन एज Q इज इक्वल टू CV। डू यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. Q इज इक्वल टू हम लिखते हैं CV, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, CV क्या है? वोल्टेज। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट वुड बी इक्वल टू E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट पे जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा उसको मैं लिख सकता हूँ C मल्टीप्लाइड बाई E, और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ C मल्टीप्लाइड बाई E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, बिकॉज E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी है। अब ये जो चार्ज आपको दिख रहा है किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हमें मालूम है करंट क्या होता था? करंट इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। डू यू रिमेंबर दैट? तो यहाँ पर हम d Yes, बाई dt sir. कर दें, वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस होल क्वांटिटी C E नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप इस पूरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद द टाइम, आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? करंट की वैल्यू आप लिखेंगे C मल्टीप्लाइड बाई E नॉट d बाई dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट दिस एज C E नॉट। इसका डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो C E नॉट इंटू ओमेगा आएगा। इसको मैं स्पेशली मैं ऐसे लिख रहा हूं, E नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा C। कैन आई राइट दिस? देखो पहले इस वाले पार्ट को देख लो। Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन ओमेगा C? भाई क्यों ऐसा कर रहे हो मैं भी बताऊंगा, बट पहले मैथमेटिकली इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 2 इंटू 4 लिखा हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1/4। दोनों का एक ही मतलब है, 2 इंटू 4 या 2 डिवाइडेड बाई 1/4 एक ही मतलब है दोनों का। क्योंकि इसको इफ यू विल टेक दिस 1/4 इंटू मल्टीप्लीकेशन तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 4 ही तो आ जाएगा। नहीं बोल रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये चेंज क्यों किया अभी वो अभी समझाऊंगा कि भाई सर ये अगर ऊपर ही रह जाता ओमेगा सी तो क्या आफत आ जाती, वो अभी हम समझेंगे। बट मैथमेटिकली ये बात आपको क्लियर है कि ई नॉट इंटू ओमेगा सी या ई नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी दोनों का एक ही मतलब है मैथमेटिकली। चलिए सर, यहां पर आ रहा है कॉस ओमेगा टी, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूं क्या? ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी। कॉस ओमेगा टी को बेटा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दूं तो कोई तकलीफ आपको? साइन 90 No, sir. प्लस थीटा इज No, कॉस sir. थीटा। ठीक है, तो यहां से हम करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाई। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखिए सर, अभी भी खेल पूरा नहीं हुआ। ये ई नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है? भाई ई नॉट बाई आर करंट होता है, तो ई नॉट बाई ओमेगा सी क्या है? तो इसमें मैं आगे लिख रहा हूं कंपेयर above equation with equation of current for resistive circuit। रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट की इक्वेशन थी उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। करंट की इक्वेशन रेजिस्टिव सर्किट में क्या थी? ई नॉट बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी थी, याद आ रहा है? करंट की Yes, इक्वेशन sir. रेजिस्टिव सर्किट में आपने ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी लिखा था ना। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में आप कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर कीजिए। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को आप आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, मतलब दोनों करंट को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। बोलो हाँ या ना?
बेटा यहाँ समझना Yes, है sir. तो बोलना भी है। दोनों में आई और आई तो कंपेरेबल है। यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 2 है, तो दे आर ऑल्सो बीइंग कंपेयर्ड बाय साइन साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी यहाँ पर इसका फेज है, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इसका फेज है। और साथ में कंपेयर करो तो यहाँ ई नॉट बाई 1 अपॉन ओमेगा सी और यहाँ ई नॉट बाई आर है, और ई नॉट बाई आर क्या था, तो दैट वाज आई नॉट। ई नॉट बाई आर क्या चीज थी, तो ई नॉट बाई आर को ही हमने आई नॉट कहा था ना रेजिस्टिव सर्किट में। तो बेटा इसी तरह से अगर हम ये दो इक्वेशन को कंपेयर करें तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो चीज आर थी इन द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जो काम आर का था, वही काम यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी का है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टिव सर्किट में जो काम आर का था, मतलब आर वाज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, वही काम यहां पर किसका है, तो वही काम यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी का है। तो सर क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि 1 अपॉन ओमेगा सी इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटर? यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 1 अपॉन ओमेगा सी इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कैपेसिटर। समझ में आई बात? इसका मतलब जिस तरह से रेजिस्टर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसी तरह से आपके जो कैपेसिटर है दैट आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट्स द करंट, वो भी करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वैसे ही जैसे रेजिस्टर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बात समझ में आई? लेकिन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं या आर कहते हैं, और कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम कुछ और नाम देते हैं, वो अभी हम लिखेंगे, और उसको आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, रादर उसको हम 1 अपॉन ओमेगा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बताऊं। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. तो देखो, आफ्टर कंपेयरिंग दिस, हम इस सर्किट में फाइनली वी कैन क्लेम दैट अब हम इस सर्किट में क्लेम करेंगे कि I naught is nothing but in this circuit it is E naught by 1 upon omega c. Therefore यहाँ पर करंट की जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी I naught times of sin of omega t plus of pi by 2. This is my second equation. एक EMF की इक्वेशन मिल गई आपको और एक करंट की इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पर पहले, इससे पहले कि मैं करंट और EMF को कंपेयर करके फेज एंगल बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी इज रिप्रेजेंटेड बाय x, x लिखते हैं, उसके नीचे c लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस? So resistance offered by the capacitor. हाँ, obstruction to the flow of alternating current by capacitor। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कहते हैं, अरे क्या हो गया, इसको हम कह देते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? तो यू विल अमेज्ड टू नो दैट कि इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। तो ये इसलिए भी ये बात साबित हो रही है कि भाई जो काम रेजिस्टेंस का है वही काम यहाँ पर एक्सी का है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? तो एसआई यूनिट इज ओम, एसआई यूनिट इज ओम। क्लियर है? एक्सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 पाई एफ मल्टीप्लाइड बाई सी, वेयर एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। ऑफ कोर्स उतना तो समझ ही लोगे कि ये लीनियर है, एफ लिखा हुआ है तो एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका मतलब एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्स्ट्रक्शन जो ये कैपेसिटर लगा रहा है टू द फ्लो ऑफ एसी वो घटेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, अगर वो ड्रॉ किया जाए तो दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज द ग्राफ दैट यू विल गेट फॉर द एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी। एक्सी ऊपर बनाते हैं, एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी का जो कर्व होगा दैट वुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आई बात?
अच्छा, डीसी डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी? डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी होती है क्या? नहीं सर, वो तो कांस्टेंट होता है। 200। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और अगर आप डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 लिखें, डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 लिख दें अगर इस फॉर्मूले में, तो नीचे 0 आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे बाई 0, तो आपको नहीं लगता इनफाइनाइट हो जाएगा? यस सर। सबको समझ में आया? इट विल यस बिकम सर। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट होने का मतलब हुआ कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर फॉर डीसी इज इनफाइनाइट। और इसीलिए होता यह है बेटा कि अगर एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाए तो वो अपने थ्रू डीसी को फ्लो नहीं करने देता, इट स्टॉप्स डीसी। इट प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। उसका रीजन यही है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। तो सॉरी, 0 होती है। तो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। तो दिस इज द प्रूफ for the infinite resistance offered to the flow of DC when the capacitor is completely charged. भाई यहां तक लिख लिया सबने? यस सर, डन। यस सर। चलो सर यहां एक तक लिख सेकंड लिया तो रुकिएगा। ओके। डन सर। ओके, तो ओके, फाइनली व्हाट वी वांटेड वाज we wanted the value of phase difference between the current and the voltage. So let us do that now. हमने EMF लिखा E naught times of sin omega t in this case, and the current value that we have got in this is I is equal to I naught times of sin of omega t plus of pi by 2. तो undoubtedly मैं ये कह सकता हूँ कि current और voltage में phase का difference है। And if somebody asks you what is the phase difference between these two, तो आप कहेंगे कि इन दोनों में phase का difference कितना है? तो मैं ये कह सकता हूँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस ऑफ ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर है? सबको समझ यस में आ सर। रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ तो कि फेज का डिफरेंस पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू एंगल से करंट आगे चल रहा है या वोल्टेज आगे चल रहा है? तो करंट। मतलब तो करंट। करंट। तो मैं वेरी गुड, तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू। मतलब करंट लीड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ सर कि करंट इज लीडिंग? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोचो, पहले समझ लो, है ना, उसके बाद तो मैं ग्राफ बना ही दूंगा। अगर मैं टी की वैल्यू 0 लूं, सोच के देखो, टी की वैल्यू अगर मैं 0 लूं एट टी इक्वल टू 0, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? 0। बट करंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू। समझ रहे हो? ओमेगा टी वाला टर्म 0 होगा, बट इट विल बिकम आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू। और साइन ऑफ पाई बाई टू का मतलब कितना हो गया? आई इज इक्वल टू आई नॉट। इसका मतलब जब करंट 0 है, सॉरी, जब ईएमएफ 0 है तो करंट 0, बोलो ना, जब ईएमएफ 0 है तो करंट 0 नहीं यस है। सर। समझ रहे हो? इसी तरह से एक बार और मैं समझाता हूं आपको, एक बार और खेल के देखते हैं, है ना, एक बार और खेलने। यस सर। मान लीजिए कि मैं टी की वैल्यू टी बाई टू ले लेता हूं। देखिएगा, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है? किताब में डायरेक्टली ग्राफ बना देते हैं, बट वो ग्राफ कैसे बन रहा है या क्यों बन रहा है उसको समझ लो। कि अगर मैं t इज इक्वल टू टी बाई टू लिख दूं, तो e इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टाइम की जगह t बाई टू लिख सकता हूं। सर देख लो सर, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। 2 से 2 काट दो, t से t काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? e इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स ऑफ, फिर से साइन पाई की वैल्यू होती है 0 180 डिग्री, तो ये फिर से 0 हो गया। लेकिन जब आप इसमें करंट लिखोगे, करंट जब आप लिखोगे तो करंट आप क्या लिखोगे? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी की जगह टी बाई टू लिखो प्लस ऑफ पाई बाई टू। अगर आप ये करो तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये अगर आप देखोगे तो करंट इज इक्वल टू आई नॉट टाइम्स ऑफ साइन पाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। देखो
पाई प्लस ऑफ पाई बाई 2, इसका मतलब कितना हो गया I नॉट टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2। साइन 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री। 270 पे साइन क्या होता है -1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई -i। समझ रहे हो? इसका मतलब हमेशा करंट और वोल्टेज में पाई बाई 2 पे डिफरेंस चल रहा है। करंट वोल्टेज अभी 0 है तो करंट अपने मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है। आ रही बात समझ में? फिर से जब दोबारा फिर से ईएमएफ 0 हुआ तो करंट फिर से अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, बट इन द नेगेटिव साइड। तो लीड करने का ये मतलब होता है बेटा कि अगर करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब है कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू विल बी अचीव्ड बिफोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अगर करंट लीड कर रहा है तो इसका मतलब करंट आगे चल रहा है। आगे चलने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा है उसकी वैल्यू, आगे चलने का मतलब यह है कि वो अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे ईएमएफ से पहले पहुंच रहा है। समझ रहे हैं? इसका यह मतलब नहीं है कि करंट यहां पे ज्यादा है। भाई इस बात को ध्यान से समझ लो, करंट ज्यादा है ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि करंट की चाहे जो भी वैल्यू हो, मैक्सिमम उसकी जो भी वैल्यू हो, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे ईएमएफ से पहले पहुंच जाता है। ईएमएफ उसके पाई बाई 2 पीछे चल रहा होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि अगर मैं इसको कर्व से रिप्रेजेंट करूं, इसको ईएमएफ को और करंट को अगर मैं कर्व से रिप्रेजेंट करूं, तो मान लो मैंने ईएमएफ के लिए ये कर्व ड्रॉ किया, ईएमएफ के लिए आई एम ड्रॉइंग दिस कर्व। तो देखो ईएमएफ यहां पर 0 है, तो करंट यहां पर कितना होगा? 0, या इस पॉइंट पे करंट अपने मैक्सिमम पे है? क्या बोलते हो बच्चों? जब ईएमएफ 0 है, मैंने ये बोला कि ये ईएमएफ का कर्व है, तो जब ईएमएफ 0 है तो करंट उस इंस्टेंट पे 0 है या अपना मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है? मैक्सिमम पे सर। अरे सबको नहीं समझ आ रहा शायद। अभी बताया था ना कि जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट अपने मैक्सिमम पे। भाई टी की वैल्यू 0 पुट करके देख लो ना। जब आपका ईएमएफ 0 है तो करंट 0 पे या मैक्सिमम पे बच्चों? तो मैक्सिमम पे है। मैक्सिमम पे है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं, अगर तुम्हें समझना हो तो मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग ईएमएफ बाय साइन, तो करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉस। If you are representing EMF by sine, current will be represented by cos. समझ में आ रहा है? यस सर। देखो इसका मतलब जब आप करंट ड्रॉ करेंगे तो करंट ये 0 है तो करंट अपने मैक्सिमम पे होगा। देखो ऐसे कॉस का कर्व बनेगा। थोड़ा अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद हो या कभी देखा हो आपने, तो कॉस का ग्राफ है यहां से शुरू होता है। जब ईएमएफ मैक्सिमम हुआ तो करंट 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ईएमएफ 0 हुआ है, देखो तो यहाँ पर जब ईएमएफ 0 हुआ है तो करंट फिर से अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम हुआ है नेगेटिव साइड में तो करंट 0 हो गया, और इस तरह से इसका ग्राफ बन। अब ये थोड़ा बेहतर करके अपना बना लेना आप लोग। ऐसे ये करंट बनेगा, ये करंट का कर्व है। मतलब इसको अगर मैं फेजर में रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से देखो, पहले मैं ईएमएफ बना रहा हूं, तो ईएमएफ का फेज एंगल कितना है बच्चों? तो ईएमएफ का फेज एंगल है ओमेगा टी। तो ईएमएफ का फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। ये ईएमएफ बना दिया। अब इसी में सर करंट का बनाना है, तो करंट लीड कर रहा है ना बेटा बच्चों, प्यारे बच्चों। तो करंट लीड कर रहा है। लीड कितने एंगल से कर रहा है? 90 डिग्री से। तो करंट लीड कर रहा है। लीड मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज दिखाना, और ये एंगल कितना होगा? तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फेजर समझ आ गया? यस सर। ड्रॉ कर लीजिए। डन सर। ओके, तो सर प्योर रेजिस्टिव सर्किट पे डिस्कशन हो गया, प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट पे हो गया। कैपेसिटेटिव सर्किट पे वी हैव सीन दैट कि योर करंट लीड्स बाय ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोथ फ्लोज इन द सेम फेज। ठीक है, कोई किसी से लीड नहीं कर रहा, बोथ विल बी इन द सेम फेज।
or phase difference will be 0. Now the third component, that is pure inductive circuit. Write the name of this circuit, which is pure inductive circuit. इंडक्टर पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर का मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस इज मोर देन दैट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. इन शॉर्ट, अगर आप कोई ऐसा सोलेनॉइड टाइप का ऐसा कोई कॉइल ले लें और सोलेनॉइड ले लें, इस तरह का कॉइल जिसका रेजिस्टेंस उसके कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के कंपैरिजन में कम हो, मतलब उसमें ज्यादा क्या मिले आपको, उसमें आपको मिले सेल्फ इंडक्शन का इफेक्ट ज्यादा मिले इन कंपैरिजन टू इट्स रेजिस्टेंस, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं. क्या कहते हैं? इंडक्टर. तो ये भी सर्किट एलिमेंट है. जैसे रेजिस्टर होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, वैसे एक सर्किट एलिमेंट इंडक्टर होता है. ठीक है. तो इंडक्टर का, अगर मान लीजिए इंडक्टिंग कॉइल है, मतलब इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा बेटा, और इसके अक्रॉस हमने एसी लगा दिया, तो एसी आपको मालूम है कि ये टाइम वेरिंग करंट है. जब ये टाइम के साथ वेरी करेगा, तो जब भी वेरिंग करंट आप किसी भी कॉइल के थ्रू पास करोगे, तो उस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होगा या नहीं होगा? क्या बोलते हो बच्चों? यस होगा. अरे सबको याद आ रहा है या भूल गए? Yes, sir. सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू याद करिए. सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होती थी? L di/dt, माइनस साइन के साथ. याद आ रहा है? यस सर. Yes, sir. तो अगर मैं इस लूप में केवीएल अप्लाई करूं, बाय अप्लाइंग केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था, मैं याद दिलाता हूं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता था कि किसी भी लूप में सारे वोल्टेजेस का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 0. जितने भी वोल्टेज का ड्रॉप है, सारे वोल्टेज का सम अगर ले लोगे तो वो कितना होगा? 0. इस लूप में दो वोल्टेज है, एक तो सोर्स का वोल्टेज है और एक इसके अक्रॉस माइनस ऑफ LdI/dt प्रोड्यूस होगा. एक तो सोर्स का वोल्टेज है जो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, और दूसरा LdI/dt होगा. तो इसका मतलब इस लूप में दो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, एक सोर्स का, उसको मैं E लिख रहा हूं फिलहाल, दूसरा वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस LdI/dt. इन दोनों वोल्टेज का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर. तो यहां से EMF को सर मैं LdI/dt लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. और इस E की वैल्यू क्या आएगी? तो इस E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस E की वैल्यू हो जाएगी सर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी dt इज इक्वल टू LdI/dt. पहले ये देखिए, यहां तक इक्वेशन अगर सबको क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा. यस सर, क्लियर है. क्लियर है? तो अब मेरी बात सुने बच्चे, di/dt और ये वो सारा तामझाम, अरे मैंने ये गलती लिख दी. E इज इक्वल टू E0 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI/dt. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या देखना, ये E0 और ये वाला टर्म, तो E0 को ऐसे ही रहने दो. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी dt इज इक्वल टू LdI. मैं dt को उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखिए. यस सर. Yes, sir. दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए. ठीक है. क्यों इंटीग्रेट करिए? हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो दैट इज वाई इसको इंटीग्रेट कर दिए. इसको अगर आप इंटीग्रेट करिएगा तो डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई. ठीक है. और एल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एल को इधर ले आओ, तो इसको मैं लिख सकता हूं E0/L. देखना, एल को मैं इधर ले आया लेफ्ट साइड पे, तो ये E0/L हो गया. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा. पता नहीं सर क्या कर रहे हो. भाई ये इंटीग्रेशन आएगा, पहले ये स्टेप क्लियर है तब आगे बढ़ूंगा, वरना तो मैं सीख रहा हूं. If this step is clear, then only I'll proceed. नहीं क्लियर है तो पूछिए. क्लियर है सर. Yes, sir. ठीक है. माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E0/ओमेगा L. ये माइनस ऐसे लिख दो,
कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो एक चीज याद रखो, अब यहाँ पर ना मैथमेटिक्स का खेल आता है बेटा, और इसीलिए बायो वाले बच्चों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत फिजिक्स में इसीलिए होती है क्योंकि मैथमेटिक्स एकदम आप लोग पढ़ते ही नहीं है, 10th वाला भी भूल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर एक बात समझिए, साइन 90 प्लस थीटा is also cos theta and sin 90 minus theta is also cos theta. sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, cos थीटा होती है, और sin 90 प्लस थीटा की भी वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, sin 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ई नॉट ओमेगा एल, तो ये क्या है, ये cos ओमेगा टी है ना। इसको मैं फर्दर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, माइनस ई नॉट ओमेगा एल, इसको मैं यहां पर लिखूंगा साइन 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस ऑफ ओमेगा टी। पता नहीं क्या कर गया ये, समझा नहीं पा रहा, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ आ रहा। गया सर। सर आ आ गया। गया आया जी। नहीं आया भाई। तो यस देखिए, सर, आ गया। अब किसी के मन में ये विचार आ सकता है कि मास्टर तुम पागल बना रहे हो हमें, जब 90 प्लस थीटा भी cos थीटा, 90 माइनस थीटा भी cos थीटा, तो 90 प्लस वाला ही ले लेते। कैपेसिटर वाले केस में तो तुमने 90 प्लस थीटा लिखा था, यहाँ 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्यों स्टाइल मारा तुमने, क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हें ज्यादा पता चल रहा है। तो उसका रीजन है, क्यों माइनस वाला क्यों लिया, प्लस वाला क्यों नहीं लिया, वो रीजन है उसका। क्या रीजन है मैं भी बताता हूं। देखिए, इसमें साइन, इन दोनों में माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो अगर इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा क्या। देखिए अच्छे से, एक एक स्टेप अच्छे से समझिए यस भाई। अगर लिखा हो x माइनस ऑफ वाई और मैं कहूं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो, तो यही क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ऑफ वाई हो जाएगा। यस तभी सर। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। यस सर। अब देखो, ये साइन में ये इसका एंगल पार्ट है, इसमें ये माइनस लग रहा है या नहीं, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, अभी बताया था, साइन ऑफ माइनस थीटा, मतलब उसका एंगल से माइनस पहले साइन माइनस थीटा। लगाओ तो माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल, और यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। अब इससे फायदा क्या हुआ मास्टर, इससे फायदा ये हुआ कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस नहीं हो जाएगा। देखो, यस सर। तो यहां तक नोट करिए तो बताता हूं। डन सर। सबको क्लियर है यहां तक। यस Yes. सर। यस सर। अब देखिए, बिकॉज टाइम हो गया तो मैं एक और इक्वेशन लिख के इसको रोक दूंगा क्योंकि टाइम हो गया एंड आई हैव बैच एट 5:30। तो रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, बट यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिएगा। इसको मैं फाइनली माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ ई नॉट ओमेगा एल एंड दिस विल बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई बाई 2। ये इक्वेशन बनेगी करंट की, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी करंट की। यहाँ तक लिख लीजिए आज, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज टाइम हो गया।